Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, 12th में हम लोग अभी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर ये इसकी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है इसकी, लेकिन वो थ्रू आउट इंग्लिश में है, इसीलिए कुछ बच्चों के कहने पे ये दूसरी प्लेलिस्ट में सॉल्यूशन चैप्टर की बना रही हूँ जिसमें एक्सप्लेनेशन आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ठीक है। सो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? ठीक है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है बेटा? Those properties of the ideal solution which depends upon the number of the particles of the solute present in definite amount of the solvent and is independent of the nature of the solute are known as colligative properties of that particular ideal solution. ठीक है। सो एक आइडियल सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो सॉल्यूट है क्या। चाहे कोई भी सॉल्यूट हो, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर क्या रखें हम फिक्स रखें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में, तो सबकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आएंगी? सेम आएंगी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या होगी? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन which depends on the number of particles of solute dissolved in definite amount of the solvent, definite amount of the solvent and is independent on the nature of the solute. नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। उन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, डिसॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि उस सॉल्यूट का नेचर कैसा है, तो उन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। So we have 4 different types of colligative properties in your syllabus. हमारे पास 4 different type की colligative properties हैं। First है आपका relative lowering of vapor pressure. Second है आपका depression of freezing point. थर्ड है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये 4 हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सो ऑब्वियसली बात है ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं ये किस बात पे डिपेंड करेंगी? ये डिपेंड करेंगी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किए हैं। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि जो सॉल्यूट है उसका नेचर कैसा है। क्लियर? ठीक है। सो ये जो डिफरेंट हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बेटा, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो एक वीडियो में ये चारों के चारों लेना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगी। तो 1 by 1 हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेंगे। सो आज की वीडियो में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी समझेंगे और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बेटा। ठीक है। सो इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन डिटेल।
तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा, ठीक है। अब देखो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। राउल्ट्स लॉ में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं ना सॉल्वेंट, ठीक है, हमने क्या ऐड किया है, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, एक तो वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं देगा, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के में उसका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि उसके वेपर्स बनेंगे नहीं। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेगा, जो सॉल्वेंट है उसको भी वेपर बनाने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, वाटर है, वाटर क्या है आपका वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वो वेपर्स बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं उसमें क्या करूंगी, शुगर ऐड कर दूंगी विच इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, शुगर के वेपर्स नहीं बनेंगे। अब शुगर के वेपर्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द शुगर सॉल्यूशन में शुगर का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी वेपर में कन्वर्ट करने से क्या करेंगे, रोकेंगे, जिससे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दैट इज बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हम राउल्ट्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है ना बेटा, ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ में ये बोला गया था कि जब भी हम क्या करते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं इन अ सॉल्वेंट, ठीक है, तो वहां पे जो सॉल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट का तो यहाँ कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे जो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ये किसके इक्वल है बेटा, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के इक्वल है, ठीक है। अब अगर हम लोग सॉल्यूट को क्या मान लेते हैं, पार्टिकल 1 एंड सॉल्वेंट को क्या मान लेते हैं, पार्टिकल 2, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका PS इज इक्वल्स टू Xi2 इंटू पी नॉट और PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू Xi2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं बेटा, PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, 1 से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1 माइनस PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है, और P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 which is equals to Xi1, and this is the relative lowering of the vapor pressure, जो हम राउल्ट्स लॉ में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ जो ये N1 है, N1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और N2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। दूसरा फॉर्मूला इसका यहाँ पे क्या बन सकता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। तो दो इसके फॉर्मूले बन सकते हैं, वन depends on the moles of the solute and moles of the solvent, and second depends upon the mass and molar mass of the solute and the solvent, ठीक है। नाउ इसका जो नेक्स्ट दो फॉर्मूले बन सकते हैं वो किस बेसिस पे बन सकते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जहां पे जो सॉल्यूट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही क्या होगा, हमारा कम होगा, वो हमारा क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो N1 प्लस N2 अगर मैं करूंगी तो N1 प्लस N2 को मैं नियरली क्या लिख सकती हूँ, N1 प्लस N2 को मैं नियरली लिख सकती हूँ N2,
ठीक है, बिकॉज मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आर वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू द मोल ऑफ द सॉल्वेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट होते हैं वो बहुत 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 कम होते हैं एज कंपेरिजन टू द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसको हम कंपैरेटिवली क्या लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक है, इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 W2 अपॉन M2। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी 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 डाइल्यूट। जब वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा दैट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तब हमारी ये चीज क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। क्लियर हो बेटा, इतना क्लियर हुआ? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। So this is your first question. The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram is added to 39 gram of benzene whose molar mass is 78 gram per mole. The vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन से ये चीज तो क्लियर हो रखी है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट है, ठीक है, वो तो क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, आपका बेंजीन। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, आपका बेंजीन है। अब क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है, मतलब पी नॉट हमें गिवन है, पी नॉट हमें गिवन है आपका 0.850 बार, ये चीज हमें गिवन है। सेकंड हमें क्या गिवन है कि एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.58 ग्राम, मतलब जो आपका सॉल्यूट है उसका क्या प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो W1 हमें कितना गिवन है, W1 हमें गिवन है 0.5 ग्राम, ठीक है, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें गिवन है, यानी W2 हमारा कितना गिवन है, W2 हमारा गिवन है 39 ग्राम। और मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा हमें पता है, दैट इज 78 ग्राम पर मोल, ये चीज हमें गिवन है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो जब इसको इसमें ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें गिवन है, यानी PS हमें गिवन है, PS हमें गिवन है 0.845 बार। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है M, ये चीज हमने निकाली। इतना तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्यूट है 0.5 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट है 39 ग्राम। सो कितना डिफरेंस है, देखो 0.5 ग्राम और 39 ग्राम मींस मास ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब इट इज अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, आपका N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2। अब यहाँ पे N1 और N2 तो नहीं दिया है, हमें W1 W2 M2 दिया है, तो इसको इसी बेसिस पर अरेंज करेंगे, W1 अपॉन M1 अपॉन W2 अपॉन M2, या फिर W1 इंटू M2 अपॉन W2 इंटू M1। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में पुट करो, P नॉट की जगह क्या आ जाएगा 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल्स टू W1 की जगह क्या आ जाएगा 0.5 इंटू M2 की जगह क्या आएगा आपका 78 डिवाइडेड बाय W2 की जगह आ जाएगा आपका 39 इंटू M1। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो ये चीज आएगी वो आ जाएगी M1 इज इक्वल्स टू 170 ग्राम पर मोल। ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखा था बेटा, आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल।
सो 170 ग्राम पर मोल क्या आ गया, मोलर मास ऑफ द किसका, इस सॉल्वेंट का तो हमारे पास ऑलरेडी था, सॉल्यूट का मोलर मास हमारा निकल गया, यानी उस सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास निकल गया जो हमने किसमें ऐड किया था, बेंजीन में ऐड किया था। क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन? क्लियर हो? इसको नोट डाउन कीजिए, देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच यूरिया molar mass 60 gram per mole should be dissolved in 50 gram of water so that its vapor pressure at room temperature is reduced by 25%. Calculate molality of the solution obtained. तो पहले तो क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच यूरिया, कितना यूरिया, सो यूरिया इज द सॉल्यूट है, ठीक है। सो यूरिया का मास हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमें दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, शुड बी डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मास हमें दे रखा है 50 ग्राम और मोलर मास हमें पता होता है 18 ग्राम, so that its vapor pressure at room temperature is reduced by 25%. मतलब जब हम क्या करेंगे, वाटर में क्या ऐड करेंगे, यूरिया ऐड करेंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर 25% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या मानना है बेटा, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वो हमने क्या मानना है, पी नॉट हमने क्या मानना है यहाँ पे 100, तो पी नॉट अगर हम क्या मानेंगे 100 मानेंगे तो 25% लेस होने का मतलब क्या होगा, जो हमारा पी एस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 75, वो कितना हो जाएगा हमारा 75, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे अब पी नॉट हमारा 100 है और पी एस हमारा कितना हो गया आपका 75, क्योंकि 25% हमने लेस किया है ना, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 हो जाएगा 75, ठीक है। नाउ यहाँ पे मास ऑफ यूरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मास ऑफ यूरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ यूरिया हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमें 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। मास ऑफ वाटर ये चीज हमें गिवन है 50 ग्राम और मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता है कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। अब क्योंकि ये बेटा वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है या नहीं है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, या यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे मोल्स तो हमें गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, मास और मोलर मास, तो क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पी नॉट की जगह कितना आ जाएगा 100 माइनस 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं x अपॉन क्या आ जाएगा 60 अपॉन x अपॉन 60 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 अपॉन 8, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 55.56 ग्राम। सो मास ऑफ यूरिया हमारा कितना निकल गया 55.56 ग्राम, क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, यानी स्मॉल एम हमने फाइंड आउट करना है। एंड स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 55.56 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 50 ग्राम, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है केजी में, तो ये क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000। So number of moles of the solute present in mass of the solvent in kg, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 18.52 m।
So this is the molality of the solution. Clear? कितना क्लियर हो बेटा? सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा. सो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे रिलेटिव लोबरिंग और वेपर प्रेशर के बनते हैं बेटा. आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कीजिएगा. अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई डाउट होगा तो मुझे वो क्वेश्चन बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊंगी. ठीक है. और अगर आपने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है बेटा, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. That's all for today. I'll meet you in my next video. Thank you so much.